नई चाह, बिन किसी साइड इफेक्ट के ये दिलाएगी आराम की राह। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सेहत की नई परिभाषा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी लोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में। सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है इसकी भाषा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में। सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। ओ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नेचुरल है इसकी भाषा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सच्चा इलाज है इसका दावा। डॉक्टर मनीष पाटीदार ने हमें बताया, इस राह में सच्चाई का साया। रोग मिटेंगे, दर्द मिटेंगे, सहज उपाय है हर जगह फैलाया। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सबकी है ये आवाज, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अब मिले हर दिल को सुकून का राज। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका अपने YouTube चैनल नवजीवन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्लिनिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूं डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, जिसमें डॉक्टर मनीष पाटीदार जी ने एक डिजीज को पूरा डिटेल में समझाया है प्रोटोकॉल सहित। आशा करता हूं आपकी प्रैक्टिस में ये वीडियो बहुत काम आएगी। साथियों, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 15 दिसंबर 2024 से डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का सेकंड सेम स्टार्ट होने वाला है। जो भी हमारे नए चिकित्सक साथी डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का सेकंड सेम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 15 दिसंबर 2024 तक ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, या डॉक्टर प्रकाश जैन जी को आप संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, अगर बात करें कि डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा सेकंड सेम में क्या स्टडी कराई जाती है, तो बेसिक में डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पूरा बेसिक जो नॉलेज होता है वो सिखाया जाता है, जिसमें आपका प्लांट स्टडी होगी, मेडिसिन स्टडी होगी। लेकिन सेकंड सेम में डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा फिजियोलॉजी एनाटोमी को पढ़ाया जाता है। प्रतिदिन एक डिजीज पढ़ाई जाती है, उसकी पूरी फिजियोलॉजी एनाटोमी समझा के प्रोटोकॉल सहित प्रतिदिन एक नई डिजीज पढ़ाई जाती है। तो जो भी हमारे साथी डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके सेकंड सेम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो जो वीडियो पे आपके नंबर चल रहे हैं, इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी इसकी डिटेल दी हुई है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप 3 बजे से 5 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जी महेंद्र पाल सर, गुड आफ्टरनून। मैंने कल आपको कुछ हद तक समझाने की कोशिश की थी कि प्रैक्टिस में क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, आज हम वो चैप्टर देखने वाले हैं जो हर डॉक्टर चाहता है कि हमें पता लग जाए, है ना। और मैं आज खुल के बताने वाला हूं कि गलतियां हम लोग कहाँ करते हैं, है ना। ये जो गलतियां सुधार लोगे तो प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों, नॉलेज तो सब किसी को होता है, ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, आप लोगों को सबको नॉलेज है दोस्तों। इसलिए आपको विशेष तौर से याद रखना है दोस्तों कि नॉलेज अगर आपको है तो उसका बेनिफिट उठाइए दोस्तों। बहुत ब्रिलियंटली रोल आपको नजर आएगा उस बेनिफिट के लेवल पर, आपको वहां पर देखना है। ठीक है, जी अनिल सिंह सर, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। चलिए पहले हम 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, 2 मिनट और रुक जाते हैं, हमारा टाइम शुरू होने में 1:30 बजे से। हम ये जो इलेक्ट्रिसिटी के लेवल पर बात कर रहे हैं, है ना, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज कैसे किया जाए और कब कब यूज किया जाए। मैं बेसिक 5 फंडे बता रहा हूं दोस्तों।
ओनली 5 फंडास, ठीक है, जो क्लियर करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को आप कहां कहां। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं होती, हमें इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत ही नहीं होती है, जबरदस्ती हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, है ना। वो भी मैं बताऊंगा कि कहां आपको जरूरत नहीं है, आप मत यूज कीजिए, आप एक्सटर्नल यूज कीजिए। और बहुत जगह ऐसी होती है जहां केवल एक्सटर्नल आप दे देंगे तो भी काम हो जाएगा, बहुत जगह ऐसी होती है जहां इंटरनल दे देंगे तो भी काम हो जाएगा, आपको दूसरी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है ना। बहुत सारी ऐसी जगह है, आपको मैं आज वही बता रहा हूं, आप उस चीज को समझिएगा, उसको समझकर यूज करिएगा और उसका फीडबैक दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, हमारा टाइम हो गया, हम स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज मैं यहां पर आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, है ना। सबसे पहले जब आप किसी भी प्रोटोकॉल को निर्धारित करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी पे आप लोग ध्यान देते हो, ठीक है, मैं वो भी बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। वो भी मिस्टर विवॉय सर, साउंड मेरे द्वारा कंट्रोल नहीं होता, इसलिए साउंड कभी कम ज्यादा होता नहीं है, ठीक है, आप गलत बोल रहे हो, है ना, ओपन साउंड है यहां पर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हम वाई की बात करते हैं दोस्तों। वाई की बात अगर आप कर रहे हो तो वाई होता क्या है ना, क्या काम करता है। सबसे पहले नेगेटिव होता है ना, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव कैरेक्टर की है, तो हर पॉजिटिव इफेक्ट को नेगेटिव में लाने में यूज की जाती है। अगर मैं ये कहूं ये डायलेटर होती है, ठीक है, किसी भी जगह पर कोई चीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और उस कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण वहां पर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, मैंने कहा था ना S5Y8 कर दो, है ना, स्टोन है ना। आप स्टोन में देख रहे हो कि यहां पर आपने सिलेक्ट किया कि हाँ भाई S6C6L2 सिलेक्ट किया, ठीक है। अब अगर आपने यहां Y8 कर दिया तो क्या करा आपने, स्टोन का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, उस स्टोन के ऑब्स्ट्रक्शन को आपने डायलेट करके स्टोन को फ्लो करा दिया आगे। अब आपको करना क्या है, आपको केवल इतना करना है, यूरिन के फ्लो को बढ़ाना है। आपने S2C2C17 वेन 1B को D4 कर दिया, इसको आपने सेकेंड डायल्यूशन में कर दिया। आप सेकंड में क्यों करा, इसको D4 में क्यों करा, है ना, यही समझने की जरूरत है हमको और आपको दोस्तों। ये वो प्रोसेस है जिसमें S6C6L2Y जब सेकंड डायल्यूशन में दे रहे हो तो आपने न्यूट्रल बेस पे दिया और फ्रीक्वेंटली दिया, हर घंटे पर, 1.5 घंटे पर, 2 घंटे पर 15-15 बूंद, दिन में 6 से 8 बार दिया। स्टोन बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन हट जाएगा, जो वहां कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था जिसके कारण अड़ रहा था वो खुल गया, और खुल गया तो आप देखो बहुत तेजी के साथ में आपने वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कर दिया। अब ऑब्स्ट्रक्शन दूर हो गया लेकिन वहां पर अभी भी अड़ा हुआ है, क्योंकि 4 mm का रास्ता है, स्टोन 12 mm, 18 mm, 13 mm, 14 mm, 11 mm, किसी भी mm में हो सकता है। 4 mm के रास्ते में से कैसे निकालोगे, आपको यूरिन का फ्लो बढ़ाना पड़ेगा ना, आपको धक्का देना पड़ेगा ना। S2C2C17 वेन 1B D4 में फ्रीक्वेंटली इसको भी 15-15 बूंद दिन में 4 से 6 बार दे दो, आप देखो स्टोन बहुत तेजी के साथ निकलेगा। तो वाई ने क्या काम किया, वाई ने डायलेट करने का काम किया। पेनिस में फंस गया, यूरेटर में फंस गया, क्या करोगे, A3F2Y, है ना, A3F2Y को गरम गरम कंप्रेस वहां पर लगा दीजिए, हॉट कंप्रेस लगा दीजिए, खुल के वहां पर निकलना शुरू हो जाएगा, है ना। याद रखना दोस्तों, वाई डायलेटर का काम करती है, ठीक है। जितने भी आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होते हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का वेस्ट मटेरियल होता है, उसको बाहर निकालने का काम वाई करती है। अगर यह है स्किन पे खुजली आ रही है तो क्यों आ रही, स्किन पर इचिंग आ रही क्यों आ रही है, कोई वेस्ट मटेरियल का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, रिलैक्स कर दो, बाहर निकल जाएगी। अगर डीप में है तो S3C3L1Y, अगर सुपरफिशियल है तो S5C5F1Y या L1Y, है ना। याद रखना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलना है, वाई से बेटर इंडिकेटर नहीं है ना। जब आप यहाँ पर कूल और काम कंडीशन प्रस्तुत कर रहे हो दोस्तों, कूल और काम कंडीशन आप यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हो, तो आपको याद रखने की जरूरत है, वाई कूल एंड काम होती है, बिल्कुल सॉफ्ट नेचर की होती है ना, ये बिल्कुल रिलैक्स कर देती। अगर आप किसी भी पेशेंट को हेडेक के लेवल पर देखते हो, क्या हो रहा है पेशेंट को, इंसेम्निया के लेवल पर देखते हो, इंसेनिटी के लेवल पर देखते हो, बहुत ज्यादा ब्रेन का ओवरवर्क देख रहे हो आप, है ना, क्या करोगे आप, है ना, आप क्या करोगे, आप S1, C1, A1 या A3, F1, वर1, Y को नेगेटिव कर दीजिए आप, यानी आप D6 में दीजिए, 3rd में दीजिए, 5th में दीजिए या 10th में दीजिए। अगर आपको नजर आ रहा है, आज मैं जो आगे बताने वाला हूं, हाउ टू डिटरमिन द डोज, उसका बेस बता रहा हूं। यदि आपको लगता है एक्यूट कंडीशन है तो आप सीधा 10th से शुरू करिए, इमीडिएट 10 मिनट में रिलीफ आएगा। अगर आप 3rd में करेंगे थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेट करना, कैसे करना मैं बताऊंगा। तो वाई क्या करेगा, कूल एंड काम करता है, यानी आपके लेवल पर अगर आपको नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति बहुत एग्रावेटेड है ना, उसको कूल एंड काम करना है, वाई का प्रयोग करना है दोस्तों। स्क्रोफ्लोसो ग्रुप हो, फेब्रिफिको ग्रुप हो, वर्मीफिको ग्रुप हो, तीनों की मास्टर सपोर्टिव रेमेडी है, अपने दिमाग में डाल लेना। स्क्रोफ्लोसो ग्रुप हो, फेब्रिफिको ग्रुप हो और वर्मीफिको ग्रुप है, मास्टर रेमेडी है। किसी का पेट दर्द हो रहा, वर1 वाई एक ड्रॉप अम्बिलिकल कार्ड में डाल दो, पेट दर्द बंद हो जाएगा, है ना। क्यों बंद हो जाएगा, आपको याद रखना है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को आप यहां पर जब पर्टिकुलर आपके अम्बिलिकल कार्ड के लेवल पर यूज करते हो, तभी आपने देखा ही नहीं है दोस्तों, सीखा ही नहीं है, आपने कंपाउंड रेमेडी को समझा ही नहीं है।
यदि सिंथेसिस के साथ में सेकेंड डाइल्यूशन में यदि आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को पर्टिकुलरली डालकर अकॉर्डिंग टू सिम्टम, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब आपको पूरा बेस बताऊंगा, जब मेरे पैड क्लासेस शुरू होगी, ये चीजें मैं बहुत बारीकी से आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा। अगर अम्बिलिकल कार्ड में आप 2 बूंद डालते हो तो आप फेलोपियन ट्यूब को ओपन कर सकते हो, अम्बिलिकल कार्ड में डालते हो तो ब्रेन को शांत कर सकते हो, अम्बिलिकल कार्ड में डालते हो तो पूरी एब्डोमिनल कैविटी के नर्वस सिस्टम को, क्योंकि आपको मालूम है कि जब बच्चा पैदा होता है, डेवलप होता है, तो उसका पूरा सिस्टम यहीं से जुड़ा होता है। कई कैपिलरीज स्किन के लेवल पर यहां से जुड़ी होती है और यहाँ के जो स्किन होती है सबसे पतली होती है, इसलिए बहुत तेजी से सेंसेशन वहां पर अडॉप्ट हो जाता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर वाई का रोल है, भूलना नहीं, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर वाई का रोल आपको नजर आता है। अगर है तो इसोफेगस क्या, लीवर क्या, स्टमक क्या, गाल ब्लैडर क्या, पेंक्रियास क्या, कोलोन क्या, अपेंडिक्स क्या, रेक्टम क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या, सब पे रोल होगा। करेक्ट? तो आपको याद रखना, ये प्रोटोकॉल इस तरह से बनाइए, आप दिमाग में ये फिट कीजिए, ठीक है। इसके विपरीत आ जाओ, आप आरी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा कंपैरिजन इन्हीं 2 चीजों का होता है ना। अब आरी की बात कर लो आप, ठीक वाई का उल्टा, वाई डायलेटर होती है, तो याद रखिए दोस्तों, यहां पर स्टिमुलेटर का काम करती है आरी, किसी भी चीज को स्टिमुलेट कर जाएगी, किसी भी चीज को प्रमोट कर जाएगी, ठीक है। किसी भी चीज को बढ़ाना है, किसी भी चीज के सिक्रेशन कम हो रहा, आरी दे दो, बढ़ जाएगा, है ना। पेन किलर का जबरदस्त रोल आरी में है दोस्तों। आप किसी भी मेडिसिन के साथ आरी ऐड कर दो, C1 C5 S1 के साथ, वर्बन के साथ, F1 के साथ आरी ऐड कर दो, पेन किलर के रूप में काम करेगी। आप में से जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, वो जानते हैं हम S5 C4 आरी को जनरल टॉनिक में डाल के देते तो पेन तुरंत बंद कर देते हैं, और जैसे ही पेन बंद होता है उसके तुरंत बाद हम लोग जी कर देते हैं, पेशेंट हील हो जाता है। पेशेंट किसी भी प्रकार का रूमेटिक अर्थराइटिस से होता है, 3 महीने आरी, 3 महीने जी डाल के चला दो, पेशेंट कंप्लीट क्योर हो जाए, है ना। यही कारण है, ये आरी जो होता है बहुत ही ब्रिलियंट मेडिसिन, स्टिमुलेटर के रूप में काम होता है। किडनी फेलियर जैसी कंडीशन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है अगर A1 आरी के साथ जोड़ा जाए। अगर आपने A1 आरी ऐड कर दिया आरटीएल लेवल पर लेफ्ट साइड में, यानी पावर बूस्टर के साथ ऐड कर दिया, पूरा बढ़ा देगा लेफ्ट साइड को। आपने अगर लिम्फो बूस्टर के साथ आरी ऐड कर दिया, पूरा हार्ट की तरफ ब्लड को बढ़ा देगा, है ना। इसीलिए याद रखना, रेड इलेक्ट्रिसिटी स्पेशली एंजाइटी को ग्रुप, फैब्रिफोगो ग्रुप एंड स्क्रोफ्लोसो ग्रुप, तीनों ग्रुप का बहुत बड़ा सपोर्टिंग मेडिसिन होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। लो बीपी हुआ, S7 आरी आप करते हो, क्यों कर रहे हो आप, है ना। याद रखना, आप आर्टरी के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को मेंटेन कर रहे हो, आप हार्ट के रिदमिक जो चारों चैम्बर के फंक्शन है उनको बैलेंस कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। इसीलिए आरी का जो वर्क देखा गया है वो जॉइंट्स के लेवल पर, बोन्स के लेवल पर, लिगामेंट्स के लेवल पर, मसल्स के लेवल पर टॉप ब्रॉन के रूप में लिया गया है दोस्तों। मसल्स हो, बोन्स हो, शोल्डर हो, आर्म हो, हैंड हो, जॉइंट्स हो, हिप जॉइंट्स हो, लेग्स जॉइंट्स हो, फुट जॉइंट्स हो, किसी भी प्रकार के जॉइंट में अगर आपको कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही है, आपका सबसे पहला प्रोटोकॉल आरी तय होता है ना। बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं, है ना। वो तो दूसरे प्रोटोकॉल से ही निर्धारित करते रहते हैं कि हाँ वाई को लगा दो, फलाना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यहाँ ये लगा दो, फलाना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने डिटेल पढ़ा उनको पता है राइट साइड में आरी, लेफ्ट साइड में वाई है ना। एक्सटर्नल करना है तो राइट साइड में आरी, लेफ्ट साइड में वाई का रोल होता है, ठीक है। इसलिए इसको आप याद रखिएगा, मैंने कंपैरिजन बताया है। तीसरा, अगर हम ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, नेगेटिव होता है दोस्तों, ठीक है, ये नेगेटिव होता है। अब ये नेगेटिव है तो आपको यहां पर याद रखना है, इसका जो प्रोडक्शन होता है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का दोस्तों, वो होता है कहीं पर भी एक्यूमुलेशन होना, है ना। किसी भी जगह डिस्ट्रक्शन हो जाना, डीजनरेशन हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, है ना। कोई भी चीज का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाना, हाइपर जनरेशन, हाइपर एक्टिविटी अगर होती है, जी नेगेटिव है, आप दे दीजिएगा दोस्तों। जैसे वाई नेगेटिव है, हाइपर को रिड्यूस कर रही है, वैसे जी भी बहुत सारा जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है उसको रिड्यूस करने का गुण है इसमें, है ना। इसलिए याद रखना, जितने भी मिक्स टेम्परामेंट के केसेस होते हैं, जितने भी क्रॉनिक केसेस होते हैं, सब में आपको कैंसरस ग्रुप और वेनेरिक ग्रुप के साथ में ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर दीजिए, ये आपके कैंसर की रेमेडी बन गई, है ना। याद रख लेना, A2C5G, A2C5G आपने देखा पुराने चिकित्सकों के हर बुक में आपको मिल जाएगा, है ना। लेकिन वो कभी ये नहीं कहते थे कि P2N1 डाल लो। अगर P2N1 आपने 2-2 बूंद डाल दिया, ये कैंसर का फार्मूला बन गया, ठीक है। A2C5G P2N1 कैंसर का फार्मूला बन गया। आप यहां C1 ऐड कर दो, C5 बटा दो, तो C1 जहां काम करती है वहां पर चला गया, C2 ऐड कर दो, C2 जहां काम करता है वहां चला गया, है ना। ये कैंसर के फार्मूले जैसा काम करने लगे, हमको समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए जब भी आपको नजर आता है इसका वर्क, तो आपको याद रखना है दोस्तों, कभी भी सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम के रूप में कोई भी डिस्टर्बेंसेस आता है, चेंजेस होता है पैथोलॉजी में, अर्थात फिजियोलॉजी बिगड़ी, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ट्रायंगल में पैथोलॉजी डेवलप हो गई, वहां पर आपको ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का रोल आपको देखने को मिलता है। बहुत टॉप क्लास रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेंगे। जितनी भी एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है ना बॉडी में, न्यूट्रल, याद रखना, D5 या सेकंड डायल्यूशन टॉप क्लास मेडिसिन के रूप में काम करता है ना। आप यूज करके देख लेना, ठीक है। अब ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, जैसे रेड इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव थी, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव है ना। ये क्या करेगा, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी क्या काम करेगा, याद रख लेना, जहां न्यूट्रिशन पहुंचाना है ना। याद रखना, जहां ब्लड और लिम्फ का डिस्टर्बेंसेस होता है, ब्लड और लिम्फ का डिस्टर्बेंसेस होता है, वहां सबसे पहले फंक्शनल मेडिसिन के रूप में बी का इस्तेमाल होता है। आप देखो S2L1 बी दे दिया, आपने क्या करा, S2L1 जहां काम करता है ना, S2 जिस ऑर्गन में काम करता है, L1 बी वहां न्यूट्रिशन पहुंचा देगा, है ना।
आपने अगर कहीं किसी और पार्ट पे ले लो, ठीक है, आप स्टमक ले लो, आपने S1L1B का प्रयोग किया, S1L1C15B का प्रयोग किया, आपने क्या करा, स्टमक को न्यूट्रिशन दे दिया, है ना। तो ब्लड और लिम्फ में डिस्टर्बेंसेस आएगा तो बी का इस्तेमाल करना। स्किन में कोई भी इंफ्लामेशन हुई तो बी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, बी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ब्लड और लिम्फ के डिस्टर्बेंस को बैलेंस करता है, इसलिए बी का इस्तेमाल किया जाता है। स्किन के लेवल पर बी का प्रयोग किया जाता है। अगर एंजियोस्पर्मिया हुआ तो क्या करोगे आप, है ना, एंजियोस्पर्मिया हुआ तो आप क्या करोगे, S3C3L1 Ver1B। आप इसको चला के देख लेना, आप एंजियोस्पर्मिया में D4 में फ्रीक्वेंटली लंबे समय तक, है ना, और टेस्टिस पे आरी का स्प्रे कराना, देखना कितना बढ़िया रिजल्ट आता है ना। ये ऐसे नहीं बोला जाता, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली बी का मेन रोल होता है, कोई भी ऑर्गन का एनलार्जमेंट होता है ना, चाहे स्वेलिंग होता है, ब्रेन में देखो ग्लायोमा होता है ना, किसी भी प्रकार का सेरेब्रल चेंजेस होकर वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, क्या करोगे भाई आप बी का प्रयोग करोगे। आपका इंट्राक्रेनियल हेमोरेज हो गया, आपके कंट्रोल में है क्या, है ना। जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो मेन होता है, वो कभी भी आपको कंट्रोल करने नहीं देता, क्योंकि ब्रेन का लेवल होता है ना। ब्रेन अपने स्वयं के कंट्रोल में ऑटो रेगुलेशन होता है, ऐसे कैसे किडनी में होता है, ये ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ना। इसलिए इसमें ग्लैंड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और बेसिकली ग्लैंड्स होती है यहां पर सारे फंक्शन को कंट्रोल करती है, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजनेशन डीजनरेशन होना, ऑक्सीजनेशन डीजनरेशन होना, यानी वहां पर ऑक्सीजन की कमी हुई, इसके कारण डीजनरेशन हो गया, है ना। अगर ऑक्सीजन मिलती तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती तो वहां पर पर्टिकुलर एंजाइमेटिक प्रोसेस के माध्यम से हीलिंग होती, रिपेयर होती, एटीपी बनता और ग्रोथ होती, ठीक है। ये अगर नहीं हो रहा, वहां पर बी का रोल है। इसलिए अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है, आप क्या करते हो, S1 C1 A1 F1 WB, ये आपके मेन प्रोटोकॉल है। न्यूट्रल डाइल्यूशन में दे दो, स्मेल भी करा दो RS बेस, और उसको लिक्विड में 2-2 बूंद 5-5 बूंद चला दो। अगर रिजल्ट कम आ रहा, वर्वन की 2 ड्रॉप आप डाल दो। वर्वन ऐसी मेडिसिन है जो नर्वस सिस्टम पर जैसे नेगेटिव रूप में जाएगी, बहुत तेजी से एडॉप्टन होगी, और एकमात्र मेडिसिन है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है, एकमात्र मेडिसिन है। इसीलिए वर्वन आप देखो स्पर्मेटोजेनेसिस के लेवल पर मैंने कहा आपको, है ना, ये स्पेशल दोस्तों वर्क करती है। किडनी के लेवल पर भी अगर वर्वन को शामिल कर लिया जाए तो बहुत तेजी से वहां पर वर्क करती है ना। इसलिए याद रखना, जो बी का मेन रोल L1 ग्रुप है ना, लिम्फेटिको ग्रुप के साथ, एंजाइटिको ग्रुप के साथ, इवन पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिको सिस्टम, ठीक है, ये 3 सिस्टम में बी का मेन रोल है। अब मैं क्राइटेरिया क्यों बताने जा रहा हूं, ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आपके पास कोई डिसीज का सिलेक्शन होता है, प्रोटोकॉल आपको बनाना है ना। आज मैं आपको साबित कर दूंगा कि कोई भी प्रोटोकॉल खेलने वाला व्यक्ति सक्सेस क्यों नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो प्रोटोकॉल बताया आपको शूट कर जाएगा, आपके पेशेंट को शूट कर जाएगा, है ना। याद रखना, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और ग्लैंडुलर सिस्टम के लिए बी रामबाण है ना। ऐसे तमाम डिसीज जो आपको इन 3 सिस्टम के माध्यम से नजर आती है ना, तो आपको सबसे पहले बी का सिलेक्शन करना है ना। ये आपको तय करना है कि आपको वहां पर मेडिसिन कौन सी यूज करना है। वो मेडिसिन का जब आप यूज करोगे, आपका रिजल्ट फास्ट मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, पूरी बॉडी के जितने भी ग्लैंडुलर सिस्टम आपको नजर आ रहे हैं, है ना, आपकी जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड नजर आ रही है, हाइपोथैलेमस नजर आ रहा है, आपको जितनी भी ग्लैंडुलर सिस्टम नजर आ रही है, याद रख लेना, जितने भी ग्लैंडुलर सिस्टम है, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, सुप्रारीनल ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, है ना, जितने भी ग्लैंड आपको टेस्टिकल नजर आ रहे हैं, अगर आपको ओवरी के लेवल पर काम करना है ना, सभी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर पर बी न्यूट्रिशन के रूप में काम करेगा। याद रख लेना इस बात को। अगर आपने ये याद रख लिया तो मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भी कोई प्रैक्टिकल अनुभव आपका फेल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। 101% आपका सक्सेस रेट रहेगा, ठीक है। अब व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी तो न्यूट्रल है ना। आप जब इसका क्राइटेरिया देखोगे ना, इक्विलिब्रियम टू डिस्टर्ब ऑल सिस्टम ऑफ बॉडी थ्रू लिम्फ एंड ब्लड, ये ब्लड और लिम्फ के सिस्टम को, बॉडी के होम्योस्टेसिस को बैलेंस करके, ऐसा कौन सा पार्ट है बॉडी का जहां डब्ल्यू काम नहीं करती। ऑलमोस्ट बॉडी के हर पार्ट, जैसे आपने यूनिवर्सल रेमेडी S1 को कहा है, यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी डब्ल्यू है। जब आपको कोई मेडिसिन को इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आती है, आप डब्ल्यू का उपयोग कर दीजिए। सिंथेसिस सेकंड प्लस डब्ल्यू इज अ मास्टर रेमेडी ऑफ ऑल डिसीजेस। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप करके दे दीजिए। सिंथेसिस में सभी ग्रुप का फर्स्ट मेडिसिन है, उसको सेकंड डाइल्यूशन बनाइए, डब्ल्यू एड कर दीजिए। इसलिए मल्टीविटामिन 2 बनाया हमने, इसमें सिंथेसिस सेकंड प्लस डब्ल्यू प्लस आर, है ना, ये मिला दिया हमने। और जब इसका रिजल्ट लिया, कहां नहीं मिल रहा भाई, करते आना चाहिए, है ना। याद रखना, ऑल ग्रुप ऑफ ईच मेडिसिन, स्पेशली फैब्रिफोको ग्रुप का कॉम्बिनेशन में बहुत जबरदस्त इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए ब्रेन से लगाकर ऐसा कौन सा पार्ट है जहां डब्ल्यू का यूज नहीं है, ब्रेन, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इंटरकोस्टल नर्व, ठीक है, आपका जितने भी सबकोस्टल नर्व, लंबर नर्व, प्लूरल नर्व, सैक्रल नर्व, फीमोरल नर्व, पुडेंडल नर्व, ठीक है, साइटिक नर्व, मस्कुलर ब्रांच ऑफ फीमोरल नर्व, सिफिनिस नर्व, टीबियल नर्व, ठीक है। याद रखिएगा, ब्रैकियल प्लेक्सस जो यहां से निकला हुआ था, बॉडी में बहुत सारे सपोर्ट करता है ना। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, रेडियल नर्व जिससे आप नाड़ी देखते हो, ठीक है, मीडियन नर्व जो बीच सेंटर में होती है ना, आपके ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, आपके जितनी भी नर्व आपको याद आती है दोस्तों, सारी नर्व पर इसका रोल होता है। इसलिए नर्वस सिस्टम से कोई डिसीज नजर आती है, आपको F1WE का प्रयोग करना ही करना है। इवन पैरालिसिस पे, एक्यूट पैरालिसिस पे F1WE, क्रॉनिक पैरालिसिस पे WEG, F1WEG, क्रॉनिक पैरालिसिस, रामबाण प्रोटोकॉल है दोस्तों।
ठीक है, 100% रिजल्ट आपको नजर आता है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर इसलिए करना है कि बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, आप जबरदस्ती इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। जहां मैंने बताया ना वहां 100% अंडरस्टैंड कर लेना कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का रोल है और आपका रिजल्ट 100% टके के हिसाब से, जैसे सोनार कहता है ना, ये बिल्कुल 98% का 24 कैरेट का जो है सोना है। याद रखना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का सबसे बड़ा सोना है आपके लिए। इलेक्ट्रिसिटी लगा दिया मतलब 100% रिजल्ट मिलेगा। बस क्या होता है ना, हम लोग समझते नहीं कोई भी डिसीज कितने दिन में क्योर होगी, ना मैं अंतर्यामी हूं ना आप अंतर्यामी हो। आप पेशेंट को डायरेक्टली बोलिए मेरा काम है देने का, ये मेडिसिन अगर स्ट्राइक कर गया तो विद इन लिमिटेड टाइम में आप ठीक हो जाओगे, अन्यथा आपकी डिसीज इतनी क्रॉनिक है, इतनी एक्यूट है, इसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा मॉडर्न साइंस के डॉक्टर नहीं बता सकते, तो मैं क्या बता सकता हूं, है ना। हमारे डॉक्टर्स क्या होता है ना, बहुत उतावले होता है ना, मैं तो 2 महीने में तेरा स्टोन निकाल दूंगा। कई बार स्टोन इतना हार्ड होता है कि इपिथेलियल सेल्स की रफनेस बहुत ज्यादा होती है, विटामिन ए की कमी होती है, स्टोन एकाएक नहीं निकलता, और नहीं निकलता पेशेंट गले पड़ जाता। आपने तो कहा था 2 महीने में निकाल दूंगा, 4 महीने हो गए, पैसे ले रहे हो। सामने वाला पेशेंट आपसे क्रिटिसाइज करता है ना। इसलिए कभी भी टाइम नहीं देना। आजकल के पेशेंट टाइम पकड़ते हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, याद रखना। तो ऐसी कंसीडरेशन में हाउ टू डिटर्मिनेशन द डोज, आप यहां पर किस तरह से डोज को डिटर्मिनेशन करेंगे कि कोई पेशेंट किस कंडीशन में आया, एक्यूट में आया, सब एक्यूट में आया, क्रोनिक में आया, है ना। आप कैसे डोज को डिपेंडेंट करेंगे, ठीक है। आपको हमेशा एक रूल फॉलो करना है। एक्यूट केस हुआ तो यहां पर आपको नेगेटिव चले जाना है। सब एक्यूट केस हुआ यहां पर आपको हमेशा D5 या न्यूट्रल डोज सेकंड देना है। अगर क्रॉनिक केस हुआ याद रखना यहां पर आपको दोस्तों पॉजिटिव देन नेगेटिव, है ना, याद रखना दोस्तों, ठीक है। यहां पर नेगेटिव का रोल देखना है दोस्तों। ये नॉर्मल कंडीशंस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। यहां पर हमेशा आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी, है ना। ये कंडीशन यहां पर आपको हमेशा Recording in progress. आपको ये कंडीशन हमेशा देखने को मिलती है। और यही कारण है दोस्तों, जब आप किसी भी प्रोसेस को ट्रीट करते हो हमेशा सही डोज के साथ सही में रेमेडी का सिलेक्शन भी जरूरी होता है ना। जब आप पेशेंट को फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करते हो, है ना, पेशेंट की जो वेबरी कंडीशन होती है ना, उस लेवल पर जब उसको डायग्नोसिस करते हो तो ये बहुत आवश्यक होता है कि उसकी प्रॉब्लम को आप अंडरस्टैंड करें। पहले ध्यान से उसकी बातें सुन ले, वो क्या बोलना चाह रहा है नोट कर ले, देन आपका माइंड लगाइए इस टेम्परामेंट कौन सा है, टेम्परामेंट पल्स डायग्नोसिस सिलेक्ट कीजिए, एक्यूट सब एक्यूट क्रॉनिक कंडीशन सिलेक्ट कीजिए। देन वहां पर किसी भी, है ना, बुक में दिए गए जो भी फार्मूले होते हैं ना दोस्तों, है ना, वहां पर आपको याद रखना दोस्तों, कोई भी पेशेंट का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला यहां पर आपको कभी भी करेक्ट नहीं होगा, है ना। यानी किसी बुक में दिए गए फार्मूले कभी भी करेक्ट नहीं होते, कभी भी सभी पेशेंट पे शूट नहीं करते। वो उनका पर्सनल ओपिनियन होता है कि मैं इस पेशेंट को इस तरह से ट्रीट किया हूं और ये पेशेंट को ये मेडिसिन दिया। तो भाई प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में, समुद्र तल से ऊपर, समुद्र तल से नीचे, बाहर गर्मी है या ठंड है, मेरे यहां अभी ठंड लग रही है, आपके यहां गर्मी लग रही है, दोनों में वेरिएशन हो जाएगा, है ना। इसीलिए यहां पर डायग्नोसिस आपके, मैंने आपको बता दिया सेकंड डायलेशन जरूरी नहीं, ये आपके गट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। आप कहोगे नहीं यार इसको सेकंड नहीं, इसको तो यहां पर डेफिनेटली थर्ड या फिफ्थ काम करेगा, और डेफिनेटली काम कर जाएगा। क्यों काम करता है ऐसा, ये चेंजेस क्यों होता है, एज, सेक्स, टेम्परामेंट, क्लाइमेट, अन्य बहुत सारी चीजें जो होस्ट के लेवल पर होती है दोस्तों, उस व्यक्ति की सेंसिटिविटी को प्रभावित करती है, आपकी सोच, आपके मेंटल पावर को प्रभावित करती है। बहुत सारे ऐसे डिसीजेस होते हैं जो ऑर्गन सिस्टम से जुड़े होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी डिसीजेस होती है दोस्तों जो आपकी सोच से जुड़ी होती है, न्यूरोलॉजिकल जुड़ी होती है, यानी उसका घर आपके बेस में होता है, ब्रेन में, बहुत डीप में। ऑर्गन अफेक्टेड नहीं, आपका ब्रेन अफेक्टेड है ना। आप नेगेटिव सोचते हो, आपको बार बार यहां पर सोचने का आ रहा है कि बस मैं सुसाइड कर लूं। भाई क्यों कर रहे चाहते हो सुसाइड, है ना। बार बार ये होता है यार ये मेरे को बहुत परेशान करता है, इसको मारूं। आप अंदर के अंदर कुड़ते रहते हो, कब मौका मिले कब मारो इसको, है ना। कभी कभी क्या होता है, देखो यार मेरी बुराई करता रहता है ना, आपका ईगो हर्ट हो गया, है ना। आप वहां पर हमेशा नेगेटिव में जा रहे हैं। क्या आपकी बॉडी की केमिकल प्रोसेस पॉजिटिव में जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट। आपकी बॉडी में हर चीज नेगेटिव में जाएगी, है ना। ये आपकी सोच का इंपैक्ट आपके ब्रेन पर भारी पड़ गया, है ना। कई डिसीज में ये भी शामिल होता है दोस्तों, और इसीलिए आपको याद रखने की जरूरत है, आपके जितने भी व्यक्ति आपके पास पेशेंट जो आएंगे उनकी सेंसिटिविटी को अफेक्टेड जो किए गए हैं वो पार्ट आपको डायग्नोस करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आपको ये देखना है, ऐसे लोग जो उदाहरण के लिए आप देख लो, जितने भी अंग्रेज लोग आते थे, है ना, वो स्पेशली एंजाइटिकोस और लिम्फेटिकोस के प्रभाव में अफेक्टेड होते थे दोस्तों। इसलिए आपको यहां पर याद रखने की जरूरत है, ये जितने भी प्रभाव होते हैं, ये स्पेशली इनकी जो पेक्युलिटी होती है, जो ससेप्टिबिलिटी होती है, वहां पर इनका इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। यानी पेशेंट की सेंसिटिवनेस के हिसाब से डोज की मात्रा या उसका जो प्रोपोर्शन निर्धारित किया जाता है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, या मिडिल मैन है, या फिर बिल्कुल इसकी लो सेंसिटिविटी है, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। यानी जितना ज्यादा हाई सेंसिटिविटी पेशेंट होगा या जो नेचुरली उसकी वहां पर प्रेजेंस है, तो याद रखना दोस्तों पास्ट एक्सपीरियंस उसका क्या था, उसके हिसाब से, या उसका एटमॉस्फेयर या उसका एनवायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से उतना ही वीकर डोज हमें देना होगा, जो कि बहुत आवश्यक होता है पेशेंट को क्योर करने में। इसीलिए मैंने कहा एक्यूट केस लेकर आया, बहुत हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस लेकर आया, वो एग्रावेशन लेकर आया, क्या करोगे? क्या स्ट्रांग डोज दे दोगे?
एग्रावेशन हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसलिए याद रखना ऐसे तमाम केसेस में बहुत ही वीकर डोज देना है आपको, यानी उसमें जो मॉलिक्यूल्स की मात्रा होती है ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ही महीन मात्रा होना चाहिए, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों, है ना। याद रखना जो कि आवश्यक होता है दोस्तों, कभी भी उसके अनुसार इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, यदि ये कंडीशन किसी भी नेचुरली नर्वस व्यक्ति में आपको उत्पन्न होती है, जैसे उदाहरण के लिए मान लो हाई फीवर आ गया, हिस्टीरिया हो गया, है ना, उसको ऑर्गन से रिलेटेड हार्ट डिसीज है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है ना, क्या करोगे आप, क्या पॉजिटिव तो फर्स्ट डायल्यूशन दोगे, है ना। फर्स्ट डायल्यूशन नहीं दोगे, अब आपको समझ में आ गया कि एक्यूट केस है, मुझे नेगेटिव जाना पड़ेगा, यानी थर्ड या उससे भी नेगेटिव आपको जाना है। याद रखना दोस्तों, इसी कंडीशन के लेवल पर आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे केसेस में अगर मान लो वो बहुत लेस सेंसिटिव है ना, बहुत कम सेंसिटिव है, लेकिन डोज वहां पर एक्यूट है लेकिन बहुत कम है, लेथार्जिक कंडीशन में, अब ऐसी कंडीशन में न्यूट्रल डोज देकर ट्रीटमेंट का शुरुआत करना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको लग रहा है इसमें इतने न्यूट्रिशन की कमी आ गई है, वही केस उसमें इतने न्यूट्रिशन की कमी आ गई है लेकिन वो उठ नहीं पा रहा बिस्तर पे, क्या आप थर्ड रिजल्ट लोगे थर्ड से? बिल्कुल नहीं दोस्त, वहां पर आपको फर्स्ट डायल्यूशन बेस्ट प्रोटोकॉल होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको ये निर्धारित करना है कि मुझे जो भी इलेक्ट्रोमेपैथ में प्रोटोकॉल देना है वो D4 से D10 जाना है या D10 से D4 जाना है। यहां पर एक्यूट जितने केस होंगे मैक्सिमम में नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है, यानी आप D10 से या आप यहां पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन D6 से D4 की तरफ आइए। जब आपका सबक्यूट है D5 से शुरू करिए, और D5 सेकंड से शुरू करने के बाद जब पेशेंट को रिजल्ट आने लग जाता है, पेशेंट बोलता है ऐसा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप D5 से सीधे D4 आ जाओ, D4 से D3 आ जाओ, आपका पेशेंट क्योर हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है D5 से मेडिसिन पेशेंट को दिया, रिजल्ट मिला लेकिन रुक गया, पेशेंट बोल रहा है सर पहले मिला था अब रुक गया, आप इसे सीधा D6 कर दो, D7 कर दो, D8 कर दो, D9 कर दो, D10 कर दो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था D1 D2 D3 पॉजिटिव है, D4 D5 D6 याद रखना नेगेटिव है। इसीलिए यहां पर जो D7 D8 D9 है डिजेनरेटिव डिस्ट्रक्टिव पे काम करती है, और D10 जो है कैंसर जैसे बहुत ही डीप सीटेड डिसीज के लेवल पर काम करती है। ये मैंने इसीलिए पहले बता दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस आपको यहां पर याद रखने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। जैसे जैसे क्रॉनिक डिसीज होती जाती है, सब एक्यूट डिसीज होती जाती है, तो डिसीज क्या होता है, फैलने लगती है आपकी पूरी बॉडी। पहले ब्लड अफेक्टेड हुआ, सब एक्यूट हुआ तो ब्लड और लिम्फ दोनों अफेक्टेड हो गया, है ना, और धीरे 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 करके बहुत डीप में फैल गया, पूरी बॉडी में सर्वाइव हो गया, है ना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्रॉनिक में चला गया। आप मुझे बताओ, क्रॉनिक में चला गया, हम मानते हैं कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव आना है, लेकिन याद रखना उसमें ऑर्गन में लड़ने की शक्ति है क्या? नहीं है ना। तो यहां पर लड़ने की शक्ति तो पैदा करो, पहले आप D4 या D5 चलाओ, देन D6 D7 D8 D9 D10 तक जाओ, आपके रिजल्ट परफेक्ट हो जाएंगे, आपका पेशेंट 100% ठीक हो जाएगा, है ना। इसलिए याद रखना जितनी भी एक्यूट डिसीज होती है सामान्यतः स्ट्रॉन्ग डोज की जरूरत होती है ना, क्रॉनिक कंप्लेंट्स की तुलना में। यहां पर यह भी समझ लो, एक्यूट जितने केस होते हैं क्रॉनिक केस की तुलना में स्ट्रॉन्ग डोज की जरूरत होती है दोस्तों। आप कैसे जानोगे, है ना। लाइटर या जितने भी इंटरमीडिएट डायल्यूशन होते हैं साधारणतः मोस्ट यूजफुल होते हैं, अर्थात यहां पर जो पेशेंट को आप डोज दे रहे हो लाइटर, यानी सेकंड डायल्यूशन आपके D5 की तुलना में लाइटर हो गया, वीक हो गया, है ना, सेकंड या D5 यहां पर बहुत ऑथेंटिक होता है। कैसे जानोगे दोस्तों, है ना, कैसे प्रैक्टिस करोगे? आपके पास जो MMP ग्लोबल्स बनी हुई है ना, या आपके पास लिक्विड बेस बना हुआ है कि ऑर्गन पे काम करता है, आप क्या करोगे, एक ग्लोबल्स या एक ड्रॉप 1 लीटर वाटर में डालते हो, यानी आप हाइपोटेंसी देते हो, है ना। याद रखना ज्यादा संख्या में जो डिसीजेस होती है एडल्ट्स में लाइटर डायल्यूशन का ही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। यदि उससे उसको कोई डिस्कम्फर्ट होता है तो आप सीधे सेकंड डायल्यूशन पर या D5 पे आ जाइए, है ना। याद रखना दोस्तों, क्योंकि वो ये बताएगा कि उसको न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन जितना लाइटर डोज दोगे ना एडल्ट्स में उतना फास्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कोई भी डिसीज को अगर रोकना है सबसे पहले हाइपोटेंसी का एक डोज दे दो, या तो आप 1-2 ग्लोबल्स 1 लीटर पानी में डालकर उसको पिला दो, उसकी जो कैपेबिलिटी होती है उस ऑर्गन से रिलेटेड ऑर्गन की मेडिसिन दे रहे हो तो वो आना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद में आप वहां पर दोस्तों उसे सेकंड डायल्यूशन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। इससे यदि कोई तकलीफ होती है या डिसीज का सिम्टम एग्रावेटेड होता है उसको सेकंड से थर्ड पर ले जाओ आप, ठीक है। यानी मेडिसिन का सिलेक्शन बिल्कुल करेक्ट है। जब भी कोई लक्षण किसी को मेडिसिन आपने दिया और लक्षण बढ़ गया तो आप ये मत समझिए कि आप फेलियर है, नहीं, मेडिसिन का सिलेक्शन बहुत करेक्ट है, आपका 100% फिट बैठ रहा है, लेकिन डोज करेक्ट नहीं है, यानी जो डोज आपने दिया वो करेक्ट नहीं है, जो डायल्यूशन आपने सिलेक्शन किया वो करेक्ट नहीं है। आपको अगर आपने मान लो थर्ड दिया, उससे एग्रावेशन हो रहा और नेगेटिव जाने की जरूरत है, आपने थर्ड दिया गलत किया, आप 5th या 10th पे चले जाओ, एग्रावेशन नहीं होगा, इवन पेशेंट ठीक होता चला जाएगा, ठीक है। याद रखना डिसीज के जब भी सिम्टम एग्रावेटेड होते हैं तो वो थर्ड डायल्यूशन का प्रयोग कीजिए या नेगेटिव चले जाइए आप दोस्तों। दूसरी तरफ यदि आपने लाइटर डायल्यूशन देखे, यानी आपने उसको लाइटर दिया, 1 लीटर में 1 ग्लोबल से 1 ड्रॉप डाल के दिया, रिजल्ट नहीं आ रहा, है ना, तब आप दोस्तों फर्स्ट या फिर स्ट्रॉन्गर डायल्यूशन के रूप में डोज को देना चालू कर दो, यानी या तो आप उसी को ऑन टंग देने चालू कर दो, स्ट्रॉन्ग डोज, ठीक है, डायरेक्ट ऑन टंग दे दो, रिजल्ट नहीं आ रहा फर्स्ट डायल्यूशन में, ठीक है। ये देखने का तरीका होता है कि हम कहां पर सही है। धीरे धीरे अनुभव ही इतना हो जाता है कि जितने भी राइटर्स अभी बुक निकाल रहे हैं वो अपने अनुभव को ही वहां पर बेच रहे हैं दोस्तों, ठीक है। याद रखना अपने अनुभव को ही बता रहे हैं आप लोगों को कि यहां पर डायरेक्टली आप D5 दे दो, डायरेक्टली D6 दे दो, ठीक है। लेकिन याद रखना फिर भी
पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन का सिलेक्शन उसकी बॉडी के डेवलपमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग हो जाएगा दोस्तों। इसलिए याद रखना, कोई भी पर्टिकुलर डोज से कोई भी एग्रावेशन होता है तो आप डोज को रिड्यूस कर दीजिए। कोई भी डोज हो, आपको दिख रहा है कि ये 10-10 ड्रॉप दिया, पेशेंट का एग्रावेट हो गया, आप 2-2 गुण कर दो, है ना। 1 कप पानी में दे रहे थे, 1 गिलास पानी में कर दो, आपने क्या करा, डोज को डाइल्यूट कर दिया, है ना। यही चीज यहां पर भी बता रहे हैं, तरीका अलग अलग है ना। याद रखना, आपको यहां जजमेंट लेना पड़ेगा कि ये डिस्कम्फर्ट रेमेडीज के द्वारा हुआ या कोई नई चीज यहां पर उत्पन्न हो गई, है ना। याद रखिए, अभी मेरा एक केस सुनिए, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अभी मेरे पास एक आरेट है, आप चाहोगे तो मैं टेलीग्राम में इसका प्रूफ डाल दूंगा अभी जस्ट। मेरे पास अभी एक पेशेंट करीब 1 से 1.5 महीने से चल रहा था, दूसरे महीने में कहीं का रिपोर्ट है, उज्जैन का पेशेंट है, उसका जो आरएफ फैक्टर था 88.5 था, और उसका जो उस कंडीशन में जो उसका सीआरपी था करीब 8 के आसपास था, लेकिन उसको सर्दी खांसी बहुत भयंकर हुआ अभी। और 1 महीने में मेरे रूमेटिक अर्थराइटिस का पूरा प्रोटोकॉल का प्रिस्क्रिप्शन भी मैं आपको डाल दूंगा। पूरे प्रोटोकॉल्स के बाद में एनीमिक कंडीशन में था, हीमोग्लोबिन अप हो गया, उसका 88 से 43 या समथिंग जो है आरएफ फैक्टर 1 महीने में 50% रिड्यूस हो गया, लेकिन सीआरपी 8 से वो बढ़कर बिलो 45 या इसके आसपास, मेरे पास है रिपोर्ट में डालूंगा, आज आपको देख लेना, ठीक है। वो इतना चला गया। पेशेंट को कफ बहुत जमा हुआ है, सीआरपी बहुत बड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है लीवर से जुड़ा हुआ है, आप लीवर को प्यूरिफाई कर दो, सीआरपी कम हो जाएगा। ये मैं इसलिए डाल रहा हूं कि आपकी क्लास खत्म होते होते, यानी कि 1 महीने के फ्री क्लास खत्म होते होते, इसका फीडबैक मैं आपको 15 दिन बाद मैंने फिर से सीआरपी कराने का कहा है, आपको बता दूंगा विथ प्रूफ कि देखो लीवर पर मैंने काम किया और इसका जो प्रोटोकॉल है शानदार तरीके से सीआरपी भी रिड्यूस हुआ, और अभी जो 43 पॉइंट समथिंग आया है 88 से, वो आरएफ फैक्टर भी डाउन हो जाएगा। ये केवल फिजियोलॉजिकल भी आप पर बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, इसीलिए कोई भी पर्टिकुलर डोज से कोई एग्रावेशन होता है, डोज को रिड्यूस कर देना चाहिए ताकि एग्रावेशन रुक जाए, ठीक है। आप यहां पर जजमेंट लेना है कि डिस्कम्फर्ट रेमेडी के कारण हुआ है या कोई और कंडीशन वहां प्रोड्यूस हुई। ये मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं कि ये कंडीशन वहां पर प्रोड्यूस हुई बिकॉज लोगों को थोड़ी सी आदत है फ्रिज का पानी पीना, है ना, नींबू अचार दही छाछ खाना। जब हमने मना करा तो कड़ी खा रहे भाई, है ना, ठीक है, जम के खा रहे हैं। एक थोड़ी बहुत खाए तो चलो ठीक है, इतना इंपैक्ट नहीं आता, लेकिन अगर प्लांट की फिजियोलॉजी के हिसाब से आप बात करते हो तो कोई भी मेडिसिन आप जो सिलेक्ट करते हो तो वहां पर उसके देने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या बंद करना क्या नहीं करना, है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, ये देखना आवश्यक हो जाता है कि डिफरेंट प्रकार के जो इंटरमीडिएट डाइल्यूशन दे रहे हो उसका यूज देखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे काम कर रहा है, एक ड्रॉप के रूप में या फिर पर्टिकुलर एक ग्लोबल्स के रूप में, आप किस रूप में वहां पर यूज करना चाहते हो, ठीक है। ये सारा प्रोटोकॉल यहां पर आपको तय हो जाता है, ठीक है। ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको यहां पर तय हो जाता है कि ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूं। कई लोगों का कॉन्सेप्ट आपके ग्रुप में है, कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप कह रहे हो कि पीरियड्स के दौरान फीमेल को मेडिसिन बंद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, ठीक है। अगर वहां पर A1 दी गई हो तो, आरई दी गई हो तो आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। पीरियड्स के दौरान लेडीज को रेमेडीज को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। यदि आपने 2 महीने मेहनत करी है और तीसरे महीने में MC पीरियड आ गया और उस दौरान मेडिसिन आप दे रहे हो, और अगर वहां पर आपने 5-7 दिन बंद कर दिया तो जितना मेहनत किया ना अपने मेडिसिन का वो फिर डाउन हो जाएगा, फिर से पहले दिन आपको शुरू करना है, ठीक है। यदि आप वहां पर किसी भी एंजाइटी को ग्रुप की मेडिसिन को यूज कर रहे हो, है ना, तो याद करना वहां पर डोज को अल्टर करना जरूरी होता है। केवल डोज को अल्टर करना, मेडिसिन बंद नहीं करना। आप 10-10 गुण दे रहे हो, आप उसको 2-2 गुण कर दो, न्यूट्रल कर दो, आप 5 गुण कर दो, ठीक है। याद रखना केवल डोज को एडजस्ट करने की जरूरत है, आपको डोज हाई नहीं रखना है ना। क्यों? अगर आपने मान लो A1 का इस्तेमाल किया है, फर्स्ट डाइल्यूशन में किया है, क्या होगा, A1 क्या करेगा, डिस्चार्ज को बढ़ा देगा, ठीक है। अगर सेकंड में दिया तो, है ना, थर्ड में दिया तो, है ना, सेकंड में दिया बैलेंस कर देगा, थर्ड में दिया बंद ही कर देगा, है ना। याद रखना दोस्तों, जबकि लाइटर डाइल्यूशन न्यूट्रल होता है, जितना नेगेटिव करोगे ना सारा न्यूट्रल होता है दोस्तों। यही कारण है डोज को सिलेक्ट करते समय केवल आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि एग्रावेट करेगा या न्यूट्रल करेगा या उसको पूरा ही बंद कर देगा। बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपका प्रोटोकॉल एज इट इज चलाना है आपको दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान में रखने की जरूरत है दोस्तों कि आप वहां पर दोस्तों सभी कंडीशन में कभी भी ये देखा जाता है दोस्तों कि अलग अलग डाइल्यूशन आप आपस में मिलाकर, है ना, डिफरेंट और प्राय अपोजिट इफेक्ट को भी देखते हो। आप क्या कर रहे हो, S1 का 5th ले लिया आपने, वेन1 का 10th ले लिया, अब ये अलग अलग डाइल्यूशन है और इसका भी इफेक्ट दे रहे हो, डेफिनेटली मिलेगा दोस्तों। लेकिन याद रखना ये किस तरफ जाएगा ना मुझे पता है ना आपको पता है, इसलिए याद रखना दोस्तों, डिस्कवरी किसी की पकड़ में नहीं होती, हर चीज नई सीखने को मिलती है। जितना भी प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल में भी मेन परफेक्ट वाला कॉलम होगा। इसलिए याद रखना दोस्तों, ये डिस्कवरी सामंजस्य बिठाती है दोस्तों आपकी प्रैक्टिस में, ठीक है। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी को, स्ट्रॉन्ग करंट को वहां पर आपने लिया है तो मोटर नर्व के ऊपर देखो तुरंत इफेक्ट आता है दोस्तों, ठीक है। यहां पर सेंसरी जो एंडिंग्स होती है, कहीं पर भी बॉडी में स्किन के लेवल पर सेंसरी एंडिंग्स होती है, नर्व एंडिंग्स, है ना, और वही सेंसरी नर्व एंडिंग्स हार्मोन को भी सीक्रेट करती है और वही नर्व एंडिंग्स आपके अफरेंट नर्वस सिस्टम के माध्यम से ब्रेन से भी कनेक्ट होती है।
है ना। अगर आपने वो चीज कंट्रोल किया है तो आपको ये देखने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों कि यहां पर ये जो करंट है सेंसरी नर्वस सिस्टम पे गया तो इमीडिएट ब्रेन का मोटर रिस्पांस आपको डेवलप होगा, आपका रिजल्ट इमीडिएट आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मोटर नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट इंपैक्ट आपको नजर आता है ना। ये बहुत ही वीक करंट को बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट को डेवलप करता है दोस्तों। इसलिए याद रखना, जब आप ऑपोजिट इफेक्ट यानी जहां नेगेटिव पार्ट है वहां पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी और जहां पॉजिटिव पार्ट है वहां नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी लगाना, यानी अपोजिट कॉन्टेक्ट में लगाना। इसलिए राइट साइड में आ रही है तो आप वही लगाइए, लेफ्ट साइड में वाई है तो आप आरी लगा लीजिए, है ना। इसीलिए दोस्तों आपको यहां पर ये विशेष तौर से देखने की जरूरत है कि जब भी कभी एंजाइटी को फर्स्ट डायलेशन में देख रहे हो, आप पेशेंट को दे रहे हो ना, आप देखो उसकी सर्कुलेशन की रैपिडिटी बढ़ जाती है ना। और इसीलिए जितने भी पेरियोडिकल फंक्शंस को रिस्टोर करना होता है वहां पर देखो जो अरेस्टेड हो गया था वहां पर तुरंत A1 से काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत यदि थर्ड डायलेशन में देख रहे हो, यानी सर्कुलेशन की नीड को कम या डिमिनिश करना है, कोई सर्कुलेशन बहुत आ रहा है, मान लो किसी को एमेनोरिया हो रहा है तो आप A1 का फर्स्ट दोगे, है ना। किसी को पॉलीमेनोरिया, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया हो रहा, खुल के मेंसेस हो रहा, थक्के के साथ हो रहा, इसी को आप नेगेटिव में 10th में कर देते हो। ये समझने की बात है, ये प्योरली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के आधार पर है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, सर्कुलेशन की स्पीड को कम या डिमिनिश करना आपके हाथ में है ना। आप कंजेशन को चेक करना चाहते हो, अरेस्ट करना चाहते हो दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको याद रखना पड़ेगा किसी भी एक्सेसिव पीरियोडिकल डिस्चार्ज को रोकना है आप नेगेटिव में जाइए, कंजेशन को दूर करना है आप पॉजिटिव में जाइए। याद रखना दोस्तों, यही गुण आपको हर जगह, हर इलेक्ट्रिसिटी के, हर ग्रुप की मेडिसिन में देखने को मिल रहा है। बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं करना है। याद रखना, स्क्रोफ्लोसो ग्रुप को यदि फर्स्ट डायल्यूशन में देते हो तो क्या होता है, आप देकर देख लेना क्या होगा। कितने लोगों ने दिया, पूरे स्किन पे इरप्शंस बाहर निकाल देता है, छोटे छोटे पिंपल्स बाहर निकाल देता है, चाहे वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाला हो या सैंग्वाइन टेम्परामेंट वाला हो। याद रख लेना दोस्तों, यानी स्किन इरप्शन को बाहर निकाल रहा है। इसीलिए जब भी इरप्टिव स्टेज फीवर, किसी भी इरप्टिव फीवर की फर्स्ट स्टेज होती है, बहुत उपयोगी होता है दोस्तों, है ना। मीजल, मम्स, जितने भी आपको नजर आते हैं ना इरप्टिव फीवर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है S1। इसीलिए याद रखना, एक्जिमा, है ना, अगर आपने S1 पॉजिटिव दे दिया, एक्जिमा में क्या होगा बताइए, क्या होगा, बाहर निकाल देगा, है ना। सेकंड में दिया तो, लेकिन थर्ड में दिया तो, थर्ड में क्या करेगा दोस्तों, अगर आपने थर्ड डायल्यूशन के लेवल पर दिया तो एक्जिमा की कंडीशन को क्यूर करने की कोशिश करेगा। अर्थात हमें यह समझ में आता है कि जो भी कंडीशन एक्सेसिव एक्सफोलिएशन के लेवल पर निकल कर आ रही है, हम अगर नेगेटिव में करेंगे उसको क्यूर करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि ड्राई एक्जिमा है तो क्या, वेट एक्जिमा है तो क्या, कौन सी मेडिसिन का सिलेक्शन होगा, ये केवल तय करना है, नेगेटिव करना है या पॉजिटिव। अगर ड्राई है नेगेटिव करना पड़ेगा, अगर वेट है पॉजिटिव करना पड़ेगा। यही कारण है, न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ आइए, आप ठीक कर दोगे, है ना। आप नेगेटिव से पॉजिटिव आइए, हर केस आपका ठीक हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेट होता है। ठीक है, याद करना चाहिए दोस्तों कि जब कभी भी आप सेकंड या थर्ड डायल्यूशन में यूज करोगे फर्स्ट डायल्यूशन की जगह दोस्तों, तो आप याद रखना जो भी केस होगा ना वो जेंटली डिसअपीयर होगा। यानी आप अगर S1 को फर्स्ट में दे दिया, बाहर निकाल देगा एकदम से सिम्टम, पेशेंट को ये नहीं लगेगा ये एग्रावेशन हो गया, पेशेंट दूसरे डॉक्टर को पकड़ लेगा, यार इसने तो ऐसी मेडिसिन दी कि सब बाहर निकाल दिया, जबकि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी मेडिसिन बहुत अच्छी, लेकिन नेगेटिव में देना था, है ना। आपको नेगेटिव में जेंटली डिसअपीयर करना चाहिए। इसलिए याद रखना दोस्तों, इस प्रकार के डिसीजेस के ट्रीटमेंट की शुरुआत हमें केवल ऑइंटमेंट से करना चाहिए। याद रख लीजिए, हमें केवल और केवल ऑइंटमेंट से करना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे उसी के साथ में हम वहां पर जितनी भी ड्राई ग्लोबुल्स यूज कर सकते हैं, ड्राई ग्लोबुल्स का यूज करना चाहिए। ठीक है, ड्राई ग्लोबुल से आप पर्टिकुलर स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो, और उसके बाद ही आपको नेगेटिव से पॉजिटिव डायल्यूशन के रूप में ट्रीटमेंट करना चाहिए। यू आर द बेस्ट गाइडर फॉर एनी टाइप ऑफ सोरियासिस, एक्जिमा, वर्ड्स, जितने भी डिसीजेस आप देख रहे हो वो टॉप क्लास लेवल पर आपको नजर आएगी दोस्तों। इसीलिए याद रखना, जो भी एक्सपेरिमेंटल डोज होते हैं ना, उनका प्रयोग केवल 12 घंटे के लिए करना चाहिए आपको। यानी 12 घंटे में रिजल्ट आ जाए, इतनी मेडिसिन दो, ज्यादा मत दो, है ना। आपको पता लग जाएगा पेशेंट पास का, तो उसको कहना कि कल आ जाना वापस। ठीक है, एक्यूट डिसीज में आपको इसी प्रकार करना है, जबकि क्रॉनिक डिसीज में आपको 1 वीक तक इंतजार करना है। यानी ये कहने का मतलब ये है 12 घंटे में रिजल्ट आना चाहिए आपको, है ना। और जब वहां पर क्रॉनिक डिसीज का केस ट्रीट कर रहे हो तो आपको 1 वीक के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाना चाहिए। ये आपके गट्स पे डिपेंड करता है, और ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का साहित्य कहता है, और ये आपको और मुझे पता होना चाहिए कि आप जब यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हो तो क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, कितने दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मुझे पर्सनल मेट्सअप कर रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे सर यूपी से। वो कह रहे हैं 147 डायल्यूशन का अगर मैं उपयोग करूंगा तो वहां पर मुझे कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा। भाई मैं अंतर्यामी नहीं हूं ना, आप अंतर्यामी हो, है ना। रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा कि डिसीज कितने दिनों में डेवलप हुई है, मेडिसिन का वर्क क्या हो रहा है, डिसीज एक्यूट है, सब एक्यूट है, क्रॉनिक है, उस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका डायग्नोसिस क्या बोल रहा है, आप उसमें कितना ऑथेंटिक प्रोटोकॉल का सिलेक्शन कर रहे हो, वो उस बात पर डिपेंड करता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट बहुत, हमारे बहुत सारे सीनियर डॉक्टर, ये बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, लेकिन जब हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ना तो कॉन्सेप्ट में फेलियर हो जाते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर करना। याद रखिए, अब एक छोटा सा केस, यदि कोई इन्फेंट से चिल्ड्रन का आप ट्रीटमेंट करोगे तो क्या रूल्स होना चाहिए, आप क्या ट्रीट करते हो दोस्तों, क्या डायरेक्ट ऑन टर्म दे देते हो, RS बेस, डीजल बेस, ग्लोबल बेस, विस्केज बेस, क्या देते हो आप,
याद रख लेना दोस्तों, जब इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में आप रूल्स तय करते हो, उसका बिल्कुल डिफरेंट रूल रहता है। यदि इन्फेंट दूध पीता है और उसकी मां को ट्रीटमेंट देना चाहिए आपको, है ना, याद रखना उसकी सेम डोज देना चाहिए, यानी जो बच्चे को लग रही है वही सेम डोज मां को देना चाहिए आपको, है ना। वो स्वयं अपने इन्फेंट्स की मेलेडी को सफर करती है दोस्तों, क्योंकि उसी मां का ब्लड वो बच्चा यूज करता है ना। याद रखना, दूध के रूप में, इम्यूनिटी के रूप में। इसलिए याद रखना, इन्फेंट्स यदि हाथ से मेडिसिन ले सकता है तो अब इन्फेंट्स हाथ से कैसे मेडिसिन लेगा दोस्तों, है ना। याद रखना, थर्ड डाइल्यूशन की आवश्यकता होगी आपको, है ना। कभी कभी उसके भोजन में वही ग्लोबल सेट कर देना चाहिए। अब बच्चा इन्फेंट 6 महीने के बाद ही कुछ खा पाएगा ना, 6 महीने के पहले तो उसको कुछ दोगे नहीं, बाद में मूंग की दाल दे रहे हो, है ना, दूध दे रहे हो, वो वहां पर मिक्स करके दे सकते हो। 3/4 चौथाई भाग पानी में मिलाकर पूरे दिन आप पिलाते रहो, ठीक है। एक एक कप पानी में प्योर डाइल्यूशन देना, उसकी 15 ड्रॉप, है ना, उस ग्लास में डाल दीजिए, और वहां पर एक एक आधा आधा चम्मच आपको, मैं इसके कल का जो लेक्चर होगा उसमें डोसोलॉजी बताऊंगा कि कितने एज में, कितने मेल में, कितने फीमेल में, कितना बच्चे का जो एज है उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो याद रखना, यहां पर 15 ड्रॉप आप एक कप पानी में डाल लीजिए, जो भी मेडिसिन देना है उसकी, और उसे हर घंटे पर 1 चम्मच पिला दीजिए आप, ठीक है। ये नॉर्मल है, लेकिन 6 से 12 तक के बच्चों में क्या करोगे आप, है ना। याद रखना, जो मैंने ऊपर के मेडिसिन का डोज बताया ना, वो यहाँ चेंज हो जाए, वही करेगा, ठीक है। 1 गिलास पानी, यहाँ 1 कप पानी का कहा, यहाँ 1 गिलास पानी में 30 ड्रॉप डाल दीजिए आप, 30 ड्रॉप, है ना, और आधा चम्मच का डोज बनाइए, लगातार उसको हर घंटे पर आधा आधा चम्मच पिलाते रहिए। ये 6 से 12 साल के बच्चों का है ना। याद रखना, डोज की टेबल में अल्टरनेटिव मेथड को सजेस्ट किया गया है, ठीक है। यदि आपको अच्छा असर नहीं मिलता है किसी एक रेमेडी को देने के बाद, आज का मतलब क्या होता है, वो डोज सुटेबल नहीं है, मतलब गलत ग्रुप की मेडिसिन आपने सिलेक्ट कर ली है। आपका डायग्नोसिस वहां पर स्टिमुलेटरी नहीं है। अगर स्टिमुलेटरी होता तो पेशेंट को रिकवरी हो जाती। डायग्नोसिस आपका इनकरेक्ट होता है ना। आपने गलत रेमेडी का उपयोग किया है। इसीलिए याद रखना, जब आप उसको डायल्यूट करते हो, केवल प्रिस्क्रिप्शन के केसेस को छोड़ दो वहां पर, ठीक है। आप जो मतलब पेशेंट ले ही नहीं रहा है, कभी लिया कभी नहीं लिया, उस केसेस को छोड़ दो आप, वो कभी नहीं कर सकता। स्ट्रॉन्गर डोज की आवश्यकता होती है। इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में जो मेटिजी का पिल्स है वो सबसे फास्ट काम क्यों करता है, क्योंकि यहां पर जब स्ट्रॉन्गर डोज की जरूरत होती है तो शुरू में आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए ग्लोबल्स देना है। ग्लोबल्स में मेडिसिन प्रिपेयर करके दे दो 5-7 दिन की, है ना, 2-4 पैसा आपको अलग से मिल जाएगा। ग्लोबल्स में दे दो, जिस ग्रुप की मेडिसिन सिलेक्ट हो रही है ग्लोबल्स में दे दो 5-7 दिन की, फिर उसका आगे का डायल्यूशन बना के पेशेंट को दे दो। अगर दूर का है, पास का है तो कोई दिक्कत नहीं, 5-7 दिन बाद फिर बुला लो, है ना। यानी फर्स्ट केस में डोज को अल्टरनेट किया जाता है, सेकंड से थर्ड में या फर्स्ट डायल्यूशन में। याद रखना, यदि आपको सेकंड दिया, D5 दिया आपने और उससे रिजल्ट आना शुरू किया, फर्स्ट में चले जाओ। अगर आपको रिजल्ट नहीं आया, नेगेटिव में चले जाओ। यही कारण है दोस्तों, जितनी ज्यादा रेमेडी का डायल्यूट किया जाता है केवल वहां पर, तभी उसका रिजल्ट बहुत ही ब्रिलियंट और डीप सीटेड डिसीज में बहुत फास्ट मिलता है ना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एक्यूट है तो ज्यादा डीप में नहीं होगी, सब एक्यूट है तो थोड़ी डीप में चली गई है, लेकिन क्रॉनिक है पूरी डीप में चली गई है। इसीलिए थर्ड केस में रेमेडी को जब सब्सक्राइब करते हो अन्य बहुत सारे ग्रुप की रेमेडी से, जैसे एंटी एंजेटिको, एंटी स्क्रोफोलोसो, एंटी लिम्फेटिको, एंटी फेब्रिफिगो, एंटी वर्मिफिगो, एंटी वेनेरियो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कहां उसको प्रॉब्लम है, कितना डीप में प्रॉब्लम है, उस ग्रुप के मेडिसिन को ऐड करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपने A2 को सिलेक्ट किया, है ना, आपने C1 को सिलेक्ट किया, यहां पर L1 को सिलेक्ट किया, यहां पर आपने वर्वन को सिलेक्ट किया, यहां पर आपने वेन1 को सिलेक्ट किया, यहां पर आपने F1 को सिलेक्ट किया, यहां पर आपने P2 को सिलेक्ट किया, यहां पर आपने G को सिलेक्ट किया। ये आपका ऑर्गेनो बूस्टर फार्मूला बन गया। यानी जिस ऑर्गन पर C1 का रोल जिन जिन ऑर्गन्स पर हुआ, ये ऑर्गन की तमाम समस्याओं को निपटा देगा। अगर स्ट्रक्चरल कोई डैमेज डेवलप हो रहा है, ये तमाम डैमेज को यहां पर क्योर करने का फार्मूला है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये यहां पर बहुत सीवियर डीपली सीटेड डिसीज हो, हेरिडिटरी डिसीज हो, जेनेटिकल डिसीज हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्बेंसेस होने के कारण डिसीज हो, या बहुत ही क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिस्ट्रक्टिव डिसीज हो गई हो, जैसे कोरोना जैसे केस, क्या करोगे आप, है ना, कैंसर जैसे केस में क्या करोगे आप, है ना। ये तो बहुत डीप में जा चुका है, कैसे कवर करोगे, और सबसे बड़ी चीज ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई कैसे करोगे। इसलिए याद रखना दोस्तों, फोर्थ केस में उन रेमेडी का यूज करना चाहिए जिनका उपयोग अन्य डिसीज के ट्रीटमेंट में किया जाता है, जिसके कारण जहां पर वो जो फेलियर कंडीशन थी वो भी रिजनरेटिव रिपेयर कंडीशन में आ जाएगी और ट्रीटमेंट में रुकावट नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो रिलैप्स हो जाएगा। यानी पेशेंट आपका ट्रीटमेंट 2 महीने ले रहा, 15 दिन की गैप कर रहा है, फिर से रिलैप्स हो जाएगा, है ना, फिर आपको उसकी हाइपोटेंसी ही देना पड़ेगी। लेकिन जब आप इस प्रकार के प्रोटोकॉल निर्धारित करते हो ना, ये बहुत डीपली सीटेड काम करता है ना। आप अगर डीपली सीटेड काम करोगे तो याद रखना दोस्तों, आपको ज्यादा प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं होगी। आप केवल कुछ ही प्रोटोकॉल्स को अंटरलेट करके, एक आपका फंक्शनल प्रोटोकॉल, एक आपका स्ट्रक्चरल प्रोटोकॉल। हमने जो ऑर्गेनो बूस्टर बनाया है, यहां पर C1 हटा दो, C2 ऐड कर दो, जहां C2 काम करती है बाकी सेम मेडिसिन, C3, C4, C5, C7, C8, C9, C10, C11, C13, C15, C17, ये ऐड करते जाओ, उस ऑर्गन का बूस्टर बनाते चले जाओ। ये सब कैंसर पे काम करता है दोस्तों, हर प्रकार के कैंसर को रिमूव करता है अकॉर्डिंग टू डायल्यूशन, अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल बिहेवियर, है ना, वहां पर ये काम करता है, ठीक है। याद रखना, ट्रीटमेंट को कुछ समय कंटिन्यू करते हैं जब तक कि सिम्टम डिसअपियर नहीं हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं, बेनिफिट हुआ, सिम्टम्स
पेशेंट को मेडिसिन देना, ठीक है बूस्टर डोज देता हूं, ले जा, बंद कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि अभी केवल आउटवर्डली सिम्टम डिसअपियर हुआ है, अंदर का कैरेक्टर नहीं बदला है। यानी आपने झाड़ू तो लगा दी, पोछा नहीं लगाया आपने, है ना। यहाँ पर आपने बफेट दी थी, बफेट मतलब सबको खाने को कहा था, यहाँ पर कई भोजन के कण गिरे हुए, आपने झाड़ू लगा दी तो कण निकल रहे क्या? जब तक पोछा नहीं लगाओगे, यानी डिसीज का वातावरण चेंज नहीं करोगे, डिसीज फिर से बन जाएगी। आपने वातावरण चेंज कर दिया, डिसीज के डेवलपमेंट का कारण ही हटा दिया, डिसीज डेवलप होना बंद हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब भी डिसीज के सिम्टम डिसअपियर होते हैं, प्राय डिसीज वहां पर छिपी रहती है, मोर प्रीपोजिशन प्रोमिनेंट पोजीशन के लेवल पर, उसको जब तक पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकाला जाता है तब तक आपकी कंडीशन क्योर नहीं होती है। इसीलिए जब भी कुछ लोग फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आपको किसी प्रोटोकॉल को बताते हैं कि देखो मैंने इतने दिन में रिजल्ट ले लिया, आप समझो कि उन्होंने सिम्टम को इंप्रूव कर दिया, उन्होंने कास को डिसअपियर कर दिया, लेकिन नहीं हुई अभी, है ना। याद रखना, यहां पर लंबे समय तक रहने के कारण क्रॉनिक केसेस में हमें सावधानी पूर्वक ध्यान रखकर दोस्तों सेकंड थर्ड मंथ के ट्रीटमेंट के दौरान हमें विशेष तौर से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। हमें पूछना चाहिए पेशेंट से, 1 रुपए में कितना पैसा आराम लगा? पेशेंट बोलता है फर्स्ट मंथ में 5 पैसे 10 पैसे, दूसरे महीने में 25 पैसे 30 पैसे, तीसरे महीने में 50 पैसे 70 पैसे, और जब चौथा महीना होता है तब कुछ एक्यूट केसेस होता है इमीडिएट ठीक हो जाता है, लेकिन जब चौथा पांचवा छठा महीना होता है तब वो कहता है 5 से 10% बेनिफिट हुआ, है ना। ये वो कंडीशन होती है कि जो गहरी जड़ होती है ना वो उखड़ के बाहर निकल रही होती है, इसलिए वहां पर स्लो इंप्रूव। लेकिन फिर अचानक बोलता है कि हाँ अब मुझे लग रहा है 99% में ठीक हो गया, तब आप वहां पर टेली कीजिए कि इसको ठीक हुआ या नहीं हुआ। वर्बन 7 डेज मॉर्निंग में डेली 10 ड्रॉप दे दीजिए। अगर सिम्टम फिर से वैसे ही आए इसका मतलब डिजीज मौजूद है, लेकिन सिम्टम कोई भी डिसअपियर नहीं हुआ, कोई भी सिम्टम आपके सामने आया नहीं, इसका मतलब आपका केस क्योर हो गया, आप बूस्टर डोज देकर बंद कर दो, ठीक है। याद रखना दोस्तों, कई रेमेडीज को एक साथ देने की आवश्यकता हो, जैसे मैंने यहां बताया, एटलीस्ट वहां पर 2 मेडिकेशन को एक्सटर्नल यूज में ऑइंटमेंट, लोशन या लिगामेंट के रूप में आप प्रयोग कीजिए दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, आप यहां पर हर प्रकार से इस चीजों को प्रयोग कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपका प्रोटोकॉल किस तरह से निर्धारित हो रहा है ना। आपको निर्धारित करते आना चाहिए कि आप अगर एक ही प्रोटोकॉल दे रहे हो, दोनों को इंटरनल एक जैसा दे रहे हो, गलत है। आप एक प्रोटोकॉल को इंटरनल दो, उसी दूसरे प्रोटोकॉल को एक्सटर्नल अप्लाई करा दो दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है दोस्तों, कई रेमेडीज आवश्यकता होती है ना देने की, इसलिए हम इस प्रकार से करते हैं, है ना। यही कारण है दोस्तों, बहुत सारे डाइल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनके उपयोग के बिना हम बेस्ट रिजल्ट को तेजी से प्राप्त कर ही नहीं सकते, है ना। अब तेजी से रिजल्ट प्राप्त करना 2 तरीके हैं। सबसे पहले जिस ऑर्गन की डिसीज है आप देखो उसमें कितना न्यूट्रिशन है, वो कितना काम कर रहा है, क्या काम करने लायक है ना। तो आपका पहला क्राइटेरिया होना चाहिए, उस ऑर्गन को देखो एक्यूट सब एक्यूट क्रॉनिक कौन सी डिसीज के लेवल पर है, तो सबसे पहले उसको लड़ने की ताकत डाल दो। दूसरा, डिसीज को रोक दो, कितना फैल रहा है उसको रोक दो। ये 2 तरीके, रोक दो, फैलने नहीं दो, अपनी मेडिसिन शुरू करो धीरे धीरे, जिसे यहां से शुरू हुई ऐसी फैल रही है और ठीक होगी तो ऐसी आएगी और यहां से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो याद रखो, सबसे पहले डिसीज को रोक दो और रोक के फिर अपना ट्रीटमेंट शुरू करो। इसीलिए केवल एक रेमेडी दी जाती है, तो 1 गिलास पानी में दोस्तों पूरे दिन में 1-1 चम्मच दे दीजिए आप, ठीक है। यदि 2 रेमेडी दी जाती है तो दोनों रेमेडी को आधा-आधा मिक्स कर दो या 70-30 का रेशियो मिक्स कर दो, है ना। और यही कारण है रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग यहां पर जो मेडिसिन बताते हैं ना, ये मेडिसिन इतनी सारी होगी तो इसमें कौन सी मेडिसिन ज्यादा जाएगी, कौन सी कम जाएगी, कोई मिडिल जाएगी, कोई बहुत नेगेटिव जाएगी, है ना। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिसाइड होता है, जो प्रैक्टिकली अप्रोच में लेकर आया जाता है। हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं, हमने प्रैक्टिकल किया है इसलिए हमने ये चीज सामने लाया है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, कुछ केसेस में केवल कुछ चम्मच ही फायदेमंद होते हैं, यानी आपने 5-7 घंटे में 1-1 चम्मच दे दिया ना, पेशेंट ठीक हो गया, है ना। जैसे एक्यूट केसेस में, फीवर के केसेस में बहुत आवश्यक हो जाता है कि बहुत ही स्मॉल डोसेस को देना आपको, प्रति 5 मिनट पे देना है आपको, है ना। अन्य किसी भी केसेस में आप सिप बाय सिप जल्दी जल्दी पीने को दे दो, अर्थात 1 घंटे में 1 चम्मच पिला दो, है ना। पूरी क्वांटिटी प्रिस्क्राइब की जाती है, पूरे दिन में यूज करना आपको 1 गिलास, ठीक है। इसलिए याद रखना, ईएच के रूल के अनुसार इंटरमीडिएट, सेकंड या थर्ड डायल्यूशन, ठीक है। इससे ट्रीटमेंट की शुरुआत करना चाहिए। अब आप इसको कितना पॉजिटिव लेकर जाते हो, कितना नेगेटिव लेकर जाते हो, लेकिन ट्रीटमेंट की शुरुआत हमेशा D4, D5, D6 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डायल्यूशन के बिहाफ पर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको अनुभव आ गया तो आपको वहां पर ये काम करने की जरूरत ही नहीं कि D4, D5 आप सीधे कहोगे 30 में दे दो, आप सीधे कहोगे 200 में दे दो, आप सीधे कहोगे 1000 में दे दो, आप कहोगे नहीं इतना आई नहीं जाना, D4 में ही काम हो रहा है, D4 में दे दो, नहीं न्यूट्रल दो, D5 में सेकंड में दे दो। आप ये डायरेक्ट डिसाइड करने लग जाओगे पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में भी मेन परफेक्ट, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाओगे रिजल्ट आपको उसी तरह से मिलेगा। इसलिए याद रखना दोस्तों, कई प्रकार के केसेस आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। एक एक्यूट डिसीज का केस देखो, जैसे कि कोलरा ले लो, इंडाइजेशन ले लो, डायरिया ले लो, है ना। आप लोग अगर S10 C4W को D6 में शुरू करेंगे या S10 C13 S3 C3 आप W को शुरू करेंगे, उसको तो असर आने में टाइम लगेगा, यहाँ तो बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है ना। तो आप क्या करो, 2 दिन का S10 C4W का D4 या D5 P ग्लोबस बना के दे दो, ठीक है। उसको को ऑन टंग इसको चूस ले, इमीडिएट रिस्पांस देखिए। आप क्योर बाद में करिएगा S10 C4W D6 से, वो बना के 30 ml अलग दे दीजिए। आप देखिएगा सुबह से शाम तक वो 10-10 ग्लोबल्स 4 से 6 बार चूसने को दी ना, इमीडिएट वहां पर दस्त बंद हो जाएंगे, इमीडिएट।
और उसका आफ्टर इफेक्ट यानी जो डिहाइड्रेशन हुआ, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ, उसकी पूर्ति के लिए आप S10C4W को D6 में दियो, धीरे धीरे मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाएगा और क्यूर के लेवल पर ले जाएगा। अर्थात जितनी कमजोरी आई ना, वापस आपको ताकत देकर जाएगा। इसीलिए एक्यूट डिसीज में आप जब यहाँ पर जानते हो तो 10 से 20 ग्लोबल एक गिलास पानी में डिजोल्व करो और उसको हर घंटे पर एक चम्मच पीने को दो, ठीक है। हर 10 से 30 मिनट पर पीने को दो, इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। उसके बाद प्राय जो फर्स्ट डायल्यूशन या सेकंड डायल्यूशन या थर्ड डायल्यूशन आप सिलेक्ट करते हो मेडिसिन की, वो सिलेक्ट करो और उसको घर ले जाकर पीने को दे दो, ठीक है। याद रखना, ग्लोबल्स खाने के समय में यदि कोई आप लिक्विड पी रहे हो उसमें डाल के दे सकते हो, 2 या 3 बार खाने के साथ दे सकते हो, उसके बाद दे सकते हो, है ना। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो मेडिसिन का बेटर इंपैक्ट आपको बिफोर मील मिलेगा या आफ्टर मील मिलेगा, ठीक है। तो जितनी भी फंक्शनल मेडिसिन होती है बिफोर मील काम करती है, याद रखना। जितनी भी फंक्शनल मेडिसिन होती है बिफोर मील काम करती है, जितनी भी स्ट्रक्चरल मेडिसिन होती है आफ्टर मील काम करती है, ठीक है। इसीलिए 2 प्रकार की रेमेडी हमेशा प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसे अल्टरनेट यूज करने का प्रयोग होता है। अल्टरनेट का मतलब ये होता है पहले ये दे दो, 10-15 मिनट बाद ये दे देना, ठीक है। पहले ये अल्टरनेट मतलब पहले एक दो, उसके 10-15 मिनट बाद दूसरी दे देना। ये प्रोसेस हमेशा चलती है, लेकिन ये डिसीज के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन आपको बताया गया है जनरल टॉनिक या नेचुरल टॉनिक या S1 या S10 बिफोर मील, आफ्टर मील एंड स्लास्ट नाइट में ये प्रयोग। और साथ में आपने जो डिसीज के 2 प्रोटोकॉल सिलेक्ट किए हैं, एक को बिफोर मील, एक को आफ्टर मील, 10-10 ड्रॉप 3 टाइम फंक्शनल, स्ट्रक्चरल 10-10 ड्रॉप 3 टाइम आफ्टर मील। ये प्रयोग 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद, ये मेडिसिन अगर आपने प्रोवाइड करा दिया, यू आर द बेस्ट प्रोटोकॉलर टू क्योर एनी एंड एवरी डिसीज ऑफ मॉडर्न साइंस। जो मॉडर्न साइंस ट्रीट नहीं कर रहा है वो डिसीज को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। स्टोन ऑपरेशन करा लो, हम ठीक कर रहे हैं। अपेंडिसाइटिस ऑपरेशन करा लो, हम ठीक कर रहे हैं। टाइफाइड हुआ, एडमिट हो जाओ, हम बिना एडमिट हुए ठीक कर रहे हैं। यानी हमने हर तरह से प्रयोग करके प्रैक्टिकली अप्रोच लाकर इन तमाम डिसीज को हमने दोस्तों यहां पर बेनिफिट उठा के ठीक किया है, ठीक है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है हमारे सारे नए डॉक्टर्स या फिर हमारे जितने पुराने डॉक्टर्स होते हैं उन सभी को। इसलिए आप लोगों को ये विशेष तौर से याद रखना है, कौन सी मेडिसिन कहां कैसे काम करेगी, ये प्रैक्टिकल अप्रोच पर डिपेंड करता है। आप लोग मिलकर एक दूसरे को फीडबैक देकर सारी चीज को खोलकर संभावना को प्रेरित करेंगे, जो हम लोग कर रहे हैं। और इसीलिए हमारी एज फैमिली में रोजाना 5-7 ऐसे फीडबैक आते हैं जो मिसलेनियस होता है ना, मिरेकल्स होता है, वो यहाँ पर जनरेट किया जाता है, ठीक है। अभी 200 का TSH 1-2 महीने में दोस्तों 10-12 पे आ जाता है ना। ये इलेक्ट्रोमेपैथ की देन है, प्रैक्टिस की देन है, प्रैक्टिकल में भी मेन परफेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। आप लोगों में से किसी दोस्तों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। एक एक करके पूछिएगा दोस्तों। जी डॉक्टर अभिषेक शाह। सर नेचुरल टॉनिक में सर